कैंड मीट मिलता है, मतलब डब्बा बंद मांस, तो उसमें भी वो अच्छा नमक लगा लगा के क्या करते हैं, उसको उसके अंदर का पानी बाहर निकाल लेते हैं जिससे वो ज्यादा समय तक चले। अब हमारे घर में भी उपयोग करते, देखना कभी आपकी मम्मी अचार डालती है ना, तो अचार में बहुत सारा नमक डाला जाता है, नमक और तेल। ये खाने को सड़ने से क्या करते हैं, बचाते हैं। समझ में आया? खाद्य परीक्षक। सोडियम बेंजोएट, एक नाम और याद रख लो, सोडियम बेंजोएट, ये भी खाने को खराब होने से बचाता है। ठीक है, इसके अलावा किसी को कुछ पूछना हो तो चलो जी। अब आ जाते हैं अपन धातु। हाँ हाँ हाँ, यस सर, यहां से शुरू कर देता हूं मैं। यहां से करो सर, वहीं से। देखो केमिस्ट्री के क्वेश्चन से, तो सबसे पहले अपन देखो अलग अलग पोर्शन पे क्वेश्चन आते हैं, जिसे गैसों पे क्वेश्चन आते हैं, धातुओं पे आते हैं और सूत्रों पर आते हैं। बेसिक तीन यही चीजें हैं, देखना आप उठाकर पेपर। तो सबसे पहले गैस, गैस की हम बात करें तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑक्सीजन। श्वसन में पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और श्वसन में पौधे कौन सी गैस निकालते हैं? हाँ, अब यहां बात ध्यान देने योग्य बात है बेटा, श्वसन तो श्वसन होता है रे, चाहे पौधे में हो चाहे हम में हो, एक ही होता है। कई बार बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, वो पौधों के लिए उल्टा बोलते हैं। ऐसा है नहीं, हम हो या पौधे, श्वसन अगर हो रहा है तो दोनों के दोनों ऑक्सीजन गैस लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे, बिल्कुल फिक्स बात है ये। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। वो बोलते हैं एक पदार्थ है, हमने उसे अम्ल में डाला तो एकदम बुदबुदाहट के साथ गैस निकली, बताओ गैस का नाम क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। बुदबुदाहट के साथ सिर्फ एक गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ सर, एक्चुअली क्या है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन तब होता है जब टीचर डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं इसको। कई बार कई लोग नहीं पढ़ाते हैं और ऐसा बोल देते हैं कि देखो दिन में पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसा बोलते हैं। ये स्टेटमेंट पूरा गलत है। रात और दिन दो अलग अलग चीजें होती हैं। देखो ध्यान से, जैसे ये है दिन और ये क्या है? रात। अब एक बात बताओ, दिन में हम इंसान खाना भी खाते हैं भैया और सांस भी लेते हैं, हाँ के ना? क्योंकि हम जागृत रहते हैं। वैसे ही पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और श्वसन भी करते हैं। मैं बात किसकी कर रहा हूं? पौधों की। पौधों की, पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और श्वसन भी करते हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। अब ध्यान से सुनना, प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपनी ऊर्जा बनाते हैं। ऊर्जा बनाते हैं तो ऊर्जा ज्यादा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण बहुत ज्यादा करते हैं तो ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा छोड़ते हैं। अब श्वसन में लेते हैं वो ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना, और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। पर श्वसन होता है कम, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या निकलती है? कम छोड़ता है। ज्यादा क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन। बस इसीलिए लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, पर ऐसा है नहीं। समझ में आया? मतलब पौधे दिन में दोनों प्रक्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और श्वसन भी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ते हैं ऑक्सीजन, ये ज्यादा होती है। और ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन में, क्या छोड़ते हैं? पर ये कैसी होती है? कम। अब बात करते हैं हम रात की। रात में भैया प्रकाश संश्लेषण तो हो नहीं सकता, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। अब रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या ऑक्सीजन मुक्त होगी? नहीं। लेकिन भैया क्या हम जब सो जाते तो सांस नहीं लेते हैं क्या? चाहे जागे चाहे सोए सांस तो लेते हैं। वैसे ही पौधे भी हैं, चाहे दिन हो चाहे रात सांस तो लेंगे। और जब वो श्वसन करते हैं, जब पौधे श्वसन करते तो लेंगे ऑक्सीजन और छोड़ेंगे वही
कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया कि नहीं आया? तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, पौधे दिन में भी श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और रात में भी श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, पर रात में ऑक्सीजन निकलती नहीं है, मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है रात में, तो निकलने वाली गैस सिर्फ एक ही होती है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए ना? पर यह कहना बिल्कुल गलत है कि पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यह बिल्कुल गलत है। सही स्टेटमेंट यह है, पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ते हैं, लेकिन श्वसन कम होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कम छोड़ते पर छोड़ते हैं, ये पक्की बात है। रात में पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते तो ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं, फिर कौन सी प्रक्रिया बच जाती है? बस वो शोषण करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। इसलिए गहरे पेड़ के नीचे कभी नहीं सोना चाहिए, मरने के चांसेस होते हैं। अब बहुत सारे गांव वाले बच्चे बोले सर हम तो बचपन से पेड़ के नीचे सो रहे हैं, रात को हम तो मरे ही नहीं है। हाँ सही बात है ना, कैसे मरेंगे? अरे ये तो सिर्फ एक चांस है। कब मर सकते हो? जब बिल्कुल हवा ना चले, पत्तियां बिल्कुल ऐसी हैं और बहुत घना पेड़ हो, तब मरने के चांसेस है। पेड़ कितना भी घना हो, अगर हवा चल रही है ना तो बंदा कभी नहीं मरेगा। कारण ये है, देखो ध्यान से, कि ये रहा एक पौधा और ये बहुत गहरा होगा तो यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा इसी के नीचे। तो बताओ अगर हवा चलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ जाएगी ना हवा के साथ और ऑक्सीजन आ जाएगी, पर अगर हवा नहीं चली तो ये कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे यहीं पे इकट्ठी होने लगेगी और यहाँ पे जो भी बंदा सोया होगा वो मर सकता है। क्लियर है? चलिए जी, अब बहुत खास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान भैया बहुत आईएमपी है। एक तो होती वो एकदम बुदबुदाहट के साथ निकलती है, कोल्ड ड्रिंक देख लो आप, बियर देख लो, शैंपेन देख लो। दूसरा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से गुजारते हैं तो दूधिया हो जाता है। तीसरी पहचान, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा आग बुझाने में काम में आता है। ध्यान रखना, पेट्रोल से लगी आग कभी पानी से नहीं बुझती है, क्योंकि अगर पेट्रोल में आग लगी और पानी डालोगे ना तो पानी नीचे बैठ जाएगा, वो पेट्रोल और आग लगती रहेगी। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड से उसकी आग बुझाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। चलिए जी, हाँ, जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत लेते हैं? 0.03। लेकिन जब छोड़ते हैं तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, बहुत आईएमपी है। अब इतना बता दे तो ऑक्सीजन भी बता दो बेटा, 21% लेते हैं, छोड़ देते हैं। चलिए जी, नाइट्रोजन गैस ऐसी गैस है वो जितनी आती है उतनी की उतनी, इस पे क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, बताओ कौन, मतलब श्वसन में छोड़े जाने वाली नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना? 78। श्वसन में ली जाने वाली नाइट्रोजन, बिल्कुल शाबाश। अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको क्या कहते हैं? हंसोड़ गैस, इससे हंसी आती है। टीयर गैस, आंसू गैस। अच्छा, तो टीयर गैस आंसू गैस है तो इससे क्या हम रोते नहीं? ये गैस आंखों में जलन और सूजन पैदा करती है, आंखों में जलन करती है, क्लोरीन और नाइट्रोजन की वजह से, नाइट्रो ग्रुप की वजह से और क्लोरीन की वजह से। हाँ, तो इसीलिए फेंकते, इससे ना तेजी से हमारे आंसू आते हो। ध्यान रखना, अगर आपके आंख आंसुओं से भरे होंगे तो आपको साफ दिखाई नहीं देता है। अब जो बंदा लड़ रहा है उसको दिखाई ही नहीं देगा तो लड़ेगा किससे? और आंखों में जलन अलग हो रही है तो फिर वो भाग जाते हैं उस जगह से। इसलिए इसका उपयोग छोटे मोटे रॉइड से दंगों में किया जाता है। एक चीज बहुत आईएमपी भैया, समुद्री गोताखोर जो होते हैं वो समुद्र में जाते हैं तो उनको सांस लेने के लिए हीलियम प्लस, वेरी गुड। अच्छा, हीलियम का और उपयोग होता है। हीलियम जलती नहीं इसलिए एरोप्लेन के टायर में भरी जाती है, फ्लाइंग बलून, उड़ने वाले गुब्बारों में की जाती है। चलिए जी, इसके बाद अच्छा अब आ जाओ अपन सूत्र पे। सूत्र में सबसे पहले तो आपको नमक का सूत्र याद होना चाहिए, क्या है? NaCl। चलिए जी, NaCl खाद्य परिरक्षक होता है, भोजन को खराब होने से बचाता है, ठीक है ना? जैसे मांस का परिरक्षण ऐसे ही किया जाता है। बेटा आज ही आप जाना YouTube पे फूड फैक्ट्री देखना, फूड फैक्ट्री में प्रिजर्वेशन ऑफ मीट देख लेना,
क्या होता है, जानवरों को काटते हैं, उनके मांस के बड़े बड़े, ऐसा अपना कमरा है ना इतना बड़ा भरा होता है, और भयंकर गाढ़ा नमक का विलेन था, उसमें 2-2.5 घंटे के लिए पटक देते हैं। इससे क्या होता है, मांस के अंदर का जो पानी, वो सारा पानी बाहर खिंचा के आ जाता है। उसके बाद उस मांस को निकालते हैं, डब्बे में बंद करते हैं, अकड़ी गैस भरते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। बर्फ से भी भोजन खराब नहीं होता, लेकिन उसकी करने की प्रक्रिया दूसरी है। बर्फ जो होता है ना, वो तापमान कम कर देता है। कम तापमान पे जीवाणु तो रहते हैं जिंदा, पर वो काम नहीं करते हैं। जैसे मान लो अगर ठंड पड़ गई बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो जितने भी लोग आवारा भी आपको रोड पे दिख रहे हैं ना, रजाई के अंदर घर में दिखाई देंगे, एक बंदा रोड पे नहीं दिखेगा आवारा टाइप का। क्यों? ठंड इतनी पड़ रही है। जिंदा है पर घर के अंदर है, बाहर आवारागर्दी नहीं कर पाएंगे। वैसे ही जीवाणु होते, बर्फ में रख दिया ना तो जीवाणु एकदम दुबक के बैठ जाते हैं, पर भैया जिंदा तो हैं। आपने बर्फ से बाहर निकाला, 4 दिन में खाने को खराब कर देंगे। पर जो नमक की बात मैं बता रहा हूं, आप इसको कहीं पे भी रख दो, फिर वो खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जीवाणु को जिंदा रखता ही नहीं, जीवाणु को मार देता है। अब फिर वातावरण कैसा भी हो, समझ गए? चलिए, हाँ, जब जानवर, अरे इंसानों को भी, मोमेडेंस में भी, जब व्यक्ति को दफनाते हैं तो नमक डालते हैं। नमक इसलिए डालते हैं क्योंकि वो हमारे बॉडी को जल्दी से गला देता है, फटाफट गलाता है। मतलब उसका जो पानी है ना इंसान का, वो पानी बाहर खींच देता है, और पानी बाहर खिंच जाएगा तो बॉडी जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी, इसलिए। चलिए जी, इसके बाद आता है जिप्सम। जिप्सम बहुत आईएमपी है, ठीक है ना। जिप्सम होता है CaSO4.2H2, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4.5H2। अच्छा, ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूं, आधा पैग पियो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है? आधा पैग पियो, ये हो गया POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसकी ट्रिक होती है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। मतलब जिप्सम में कितने होते हैं? 2। अच्छा, जिप्सम का उपयोग क्या है भैया? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते, ये क्वेश्चन आता है, कितने डिग्री पे गर्म करना पड़ता है? 100। जब जिप्सम को आप 100 डिग्री पे गर्म कर दोगे तो अपने आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाल दिया, फिर से जिप्सम बन जाएगा। फिर जिप्सम को गर्म कर दो 100 पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाल दो, जिप्सम बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। सीमेंट बनती है, अरे यही तो कारण है, सीमेंट बनने के बाद कठोर हो जाती। क्यों? उसमें भी मिलाया जाता है जिप्सम, उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। फिर जब हम सिंचाई करते हैं ना, तो जिप्सम किस में बदल जाता है? गर्म करते हैं तो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट में। अब सीमेंट में जब पानी डालते हैं तो फिर से क्या बन जाता है? जिप्सम। आपको इससे अच्छा एग्जांपल बताऊं, सीमेंट छोड़ो, याद रखना, जिप्सम को किस में मिलाया जाता है? सीमेंट में। मूर्तियां किससे बनती हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में डालते हैं, और बताओ जैसे वो सूखता तो कितना हार्ड हो जाता है, क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस था पानी मिलने के बाद वो क्या हो जाता है? जिप्सम। समझ में आया? इसलिए आपने सुना होगा कि मूर्तियां जिप्सम की भी बनती है और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनती हैं। आप अगर कोई सुन लो ना कि ये जिप्सम है, तो कहना हाँ समझ में आ जाएगा। बेसिकली पहले वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जब उसमें पानी डालते हैं ना तो वो जिप्सम बन जाता है। चलो बताओ, खाने का सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। चलो, धावन सोडा 10H2, विरंजक चूर्ण C। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किसकी तरह किया जाता है? मतलब ये हमारे पेट में बड़ी अम्लता को क्या करते हैं? शाबाश। कोई डाउट्स? आगे करना स्टार्ट करें। H2SO4, बिल्कुल, पूछो। देखो, H2SO4 इसे बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा। हाँ, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। और अच्छे साफ लिख दूं यार। क्लोरोफॉर्म बेहोश करने, बैटरी में ये यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म बेहोशी करने के लिए यूज करते हैं। हाँ, CHCl3, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म।
बिल्कुल 38%। एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड सिरका होता है बेटा, इसका उपयोग करते हैं वही अचार में। मतलब ये भी खाद्य परिरक्षक होता है, ये भी जीवाणु को क्या करता है, मार देता है। ध्यान रखना, अगर कुत्ता काट ले ना, अगर कुत्ता काट ले, सबसे बढ़िया तरीका होता है घर में अगर सिरका होना, उसे पानी में मिलाओ थोड़े से में, और उससे खूब अच्छे से धो, दबा दबा के खूब ब्लड बाहर निकालो। सिरका, सिरके से धोते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से धोते हैं। अगर कुत्ता काट, ये सिरका, नींबू, नींबू रगड़ दो उसके घाव पे। हाँ, समझ में आया? चलिए जी। हाँ, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है। विरंजक और ब्लीचिंग एक ही बात है बेटा, इंग्लिश में ब्लीच बोलते हैं, हिंदी में विरंजक बोलते हैं। चूने का पत्थर, हाँ चूना, चूना बिल्कुल बिल्कुल, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूने का पानी, चूने का दूध, बिल्कुल बिल्कुल। रुको अभी बताता हूं। देखो CaO इसको बोलते हैं क्विकलाइन, हिंदी में बोलते हैं अरे यार क्विकलाइन, बता रहा हूं हिंदी में। अरे यार इसको अच्छा सा बोलते हैं चूना, क्विकलाइन, बिना बुझा चूना यार, बिना बुझा चूना, क्विकलाइन। अच्छा, बिना बुझा चूना मतलब क्या? अभी दीपावली पे आ रही है, अगर आप जाओगे बेटा सुभाष हार्डवेयर पे या किसी हार्डवेयर पे, बोलोगे भैया चूना पोतना है दे दो, तो वो जो चूना देगा ना, उसका सूत्र है CaO, वो होता है बिना बुझा। जैसे इसको पानी में डालते हो तो ये बुझ जाता है, देखो ना, जैसे अंगारे को पानी में डालते हो तो कैसे बुझ जाता है, वैसे आवाज इसकी भी आती बेटा, वैसे ही अंगारों जैसी, और वैसे ही पानी गर्म हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। जब इसको पानी में डाल देते हैं तो बन जाता है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, बुझा हुआ चूना। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, इसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। अच्छा, इसको चूने का पानी भी बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं, लाइम वाटर, चूने का पानी। बिना बुझा चूना, एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं सिरका। हाँ बोल सकते हो, सिरका। एसिटिक एसिड है, नींबू में वैसे साइट्रिक एसिड होता है, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। ये सब एक ही जात बिरादरी के हैं, इनकी जात बिरादरी एक ही, पर मेंबर सब अलग अलग हैं। ये सिरका बेटा आपको कहां पर मिलेगा, खट्टा होता है ये, चाइनीज। जब आप चाइनीज खाते हो ना, तो देखना उसमें जो खटास के लिए डालते हैं वो सिरका ही डालते हैं, इसको बोलते हैं विनेगार, एसिडिक एसिड होता है ये। हाँ जी, कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूने का पत्थर होता है। चूना पत्थर। अब सुनो, मैं आपको लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम, चूने का दूध, इन दोनों में अंतर बता दूं। यार बेटा, आप लोगों ने कभी अपनी लाइफ में चूना पानी में गलाया है? चूना लिया, पानी में गलाया और हिला दिया तो पूरा सफेद सफेद हो जाता है, वो बन गया चूने का दूध। दूध दूध जैसा सफेद होता है, क्योंकि वो, अब उसको आप कुछ समय के लिए नीचे रखे रहने दो, नीचे बैठ जाएगा, शाबाश, और ऊपर क्या बच जाएगा, उसे बोलते हैं चूने का पानी। बेटा वो चूने का पानी भी आप गलती से कभी पी मत लेना, नहीं तो आंखें फाड़ देगा वो, क्योंकि उसका फॉर्मूला आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाथ भी इसीलिए फट जाते हैं बेटा, हाथ भी इसीलिए फट जाते हैं, क्योंकि जब चूना पोते ना तो हाथ में संपर्क में आता है वो, तो बिल्कुल फटेंगे, तो बहुत स्ट्रांग है बेटा। दुनिया में सबसे अधिक ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस है, गैस की बात, हाँ बिल्कुल, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं बेटा।
क्या धातु में? ज्वलनशील, अत्यंत ज्वलनशील धातु। धातु तो कोई भी ज्वलनशील नहीं होती बेटा, आज तक एक भी ऐसी धातु नहीं है जो खुद ज्वलनशील हो। हाँ, ज्वलनशील धातु हो मतलब बनती हैं, अलॉय बनाते, पर वो अपने आप नहीं जलती हैं। आपने कभी सिगरेट पियो तो गैस लाइटर होता है, तो उसमें से कैसी चिंगारी निकलती है, उसे बोलते हैं मिश मेटल, मिश धातु। वो होती है पायरोफोरिक बेटा, उनमें लैंथेनाइट एक्टिनाइट होते हैं। ये गैस है ज्वलनशील, आप तो धातु बोल रहे हो, मैं धातु ही बता रहा हूं। पायरोफोरिक धातुएं कहलाती हैं, पर ये धातुएं तब आग पैदा करती जब रगड़ा जाए। समझ में आया? इस धातु का नाम है मिश मेटल, और ये एक धातु में बहुत सारी धातुओं को मिला के बनी है, तो ज्वलनशील मेटल नहीं होती। ज्वलनशील मेटल उसे बोलते हैं कि रखी और आग लग जाए, ऐसी कोई मेटल नहीं है। चलिए जी, आप और क्या बोल रहे थे बेटा? आप कुछ और? चलो, हाइड्रोजन को हवा में रहेगी तो आग पकड़ लेगी? नहीं, हाइड्रोजन हवा में आग नहीं पकड़ती है। हाइड्रोजन अगर छोटी सी भी चिंगारी के संपर्क में आएगी तो आग पकड़ेगी, अपने आप आग नहीं पकड़ती हाइड्रोजन भी, थोड़ी गर्मी या हीट मिलना जरूरी है उसके लिए भी। चलिए जी, चूना पत्थर हो गया, बुझा हुआ चूना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, सिंदूर मिनियम Pb3O4, इसको बोलते हैं बेटा मिनियम, इसको भी सिंदूर कहते हैं। और इसके अलावा सिंदूर का घटक है, या इसको बोलते हैं मिनियम। अच्छा, सिंदूर में लेड डाइऑक्साइड भी होता है बेटा, हाँ लेड ऑक्साइड, पर किसका? इससे रंग बनाए जाते हैं, कलर, रंग बनाए जाते हैं। चलिए जी, क्या? हाँ, Pb3O4, पर इसका घटक एक और होता है, वो फिलहाल अभी मुझे ध्यान नहीं है, पर एक और घटक होता है, इसको मिनियम भी कहते हैं भैया, MINIUM, मिनियम। चलो जी, अच्छा अब धातुओं की बात कर लेते हैं। चलो आ जाओ, देखो क्या क्या बता दिया मैंने आपको, गैसें बता दी हैं, सूत्र बता दिए सारे यौगिक। अब आ जाते हैं अपन धातुओं पर। चलो बताओ, धातुओं में सबसे पहला और सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, सोडियम धातु। बताओ क्या खास बात है? चाकू से काटा जा सकता है। बिल्कुल, सबसे मुलायम धातु होती है, चाकू से इसे काटा जा सकता है। एक, इसको पानी में मिलाने पर आग लग जाती है। शाबाश बेटा, इसको पानी में डालने पर आग लग जाती है। दो, और ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। समझ गए ना? अब सुन लो, यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है बेटा, ये सब बातें बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं। अगर सच्चाई की बात करूं तो सोडियम से ज्यादा क्रियाशील धातु पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और उससे भी ज्यादा सीजियम। मतलब आपको जो पढ़ाया जाता ना, बस इसकी पब्लिसिटी कर दी कि सोडियम ऐसी धातु, सोडियम वैसी धातु। ओ भाई, सोडियम से ज्यादा मुलायम धातु है पोटेशियम, उससे ज्यादा मुलायम है रुबिडियम, और सबसे ज्यादा मुलायम है सीजियम। सीजियम को तो अगर आपने हाथ में पकड़ लिया ना तो पानी की तरह बह जाएगी। ऐसी धातु तो सोचो वो कितनी मुलायम होगी। पर आपकी किताबों में लोगों ने फेमस कर दिया सोडियम को, तो मैंने भी सोडियम पढ़ा दिया। समझ में आया? ऑप्शन आपको यही पूछेंगे आपके लेवल पे कि भैया चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी? सोडियम। सबसे मुलायम धातु कौन सी? पानी में डालने पर आग किस में लगती है? मिट्टी के तेल में किस धातु को? सोडियम। जबकि ये सब बात सभी धातुओं पे लागू होती। कौन सी सभी? बता दूं यार मैं आपको, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब धातु जो बात इस पे लागू होती है वो सब इन सब पे भी लागू होती है। और इन सब से, ये सब बेहतर एग्जांपल है इससे। मतलब अगर ये सब दे दिया मैंने, बोला अब बताओ चाकू से सबसे आसानी से किसे काटा जा सकता? सीजियम। पर आपको तो सोडियम ही आएगा। पर अगर मान लो उसने ये दे दिया तो मेरे जैसा हुआ बनाने वाला पेपर, तो सोडियम मिल जाती है आपको? अरे बहुत क्विंटलों से, कितनी चाहिए? मेरी लैब में रखी है, 4 किलो धोती रखी होगी। नहीं, आपको नहीं मिलेगी बेटा, वो सिर्फ मुझे मिलेगी। केमिस्ट्री के टीचर को ही देते हो, वो भी प्रिंसिपल का लेटर लिखा हुआ होना चाहिए, वरना ये केमिकल्स आपको नहीं मिलते। बहुत
खतरनाक होते हैं केमिकल, आप आग लगा सकते हो। ये टोटके वाले रखते हैं मैंने देखा। हाँ सही बात है ना। ये बोले ये कुछ कर रहे थे, बोले जादू हो जाता है, और ये चीज़ आपने पढ़ा था मेरे को तो हाँ। पता नहीं क्या कर हाँ। वो पानी आने लगते हैं, फिर तो बोले देखो आग लगा दी। हाँ वो उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। सही बात। अरे ऐसे ही आप कुछ मत करो, ग्लिसिन लो, ग्लिसिन और केमिनोफोर मिला दो, वहां पे आग लग जाएगी और इतनी भयंकर आग लगेगी कि आप इमेजिन। पोटेशियम परमैंगनेट ब्लास्ट नहीं होगा दूसरे को नहीं मिलता। क्या? नहीं, आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप एक काम करो, पोटेशियम परमैंगनेट लो, कागज लो और ग्लिसिन उस पर डाल दो, 2-5 मिनट इंतजार करो, उसमें अपने आप आग लग जाएगी। इतनी भयंकर आग लगेगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इससे ना आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हो। कैसे? घी लो, घी लो बिल्कुल जरा सा, और उसमें बहुत सारा ग्लिसिन मिला दो। किसी के अब्बा जान को मालूम नहीं पड़ेगा बेटा, पप्पा को मतलब, कि इसमें नकली मिलावट है, क्योंकि वो तो ऐसे ही रहेगा, घी जैसे ही रहता है। और जो राई आती ना, राई में बहुत सारा केमेनोफोर मिला लो, तो राई का और केमेनोफोर का कलर एक जैसे ही होता है। और बस डाल दो हवन कुंड में 2-4-5 मुट्ठा, ऊपर से वो घी वाला डाल दो, और यूं देखते रहो 5 मिनट तक, अपने आप उसमें आग लग जाएगी। और थोड़ा सा कपूर डाल दो, और जल्दी कराना है तो। देखा आप लोगों ने ये हम लोग आगे बस आग ना करे। हाँ पैसे ले लेते। हाँ, तो ऐसे ही होता है। चलो जी, अपन तो यहाँ पे कर सोडियम समझ गए। चलिए जी, इसके बाद और कौन सी धातु है? मर्क्यूरी, पारा। पारा धातु के बारे में प्लीज आपको याद होना चाहिए। क्या? कमरे के ताप पर द्रव, कमरे के तापमान पर द्रव पाई जाती है। धातु, धातु बहुत आईएमपी है, ये द्रव धातु है। अच्छा, अगर हम बात करें अधातु की, हाँ, अधातु जो द्रव, कल ही पढ़ाया था बेटा मैंने सारा, ब्रोमीन, ठीक है ना। सबसे अधिक गलनांक वाली धातु टंगस्टन, टंगस्टन सबसे अधिक गलनांक, वही तो बोल रहा हूं, सबसे अधिक गलनांक जिस धातु का है वो क्या होता है? टंगस्टन। अच्छा, इसका कहां उपयोग करते हैं? बल्ब में, बल्ब के फिलामेंट में, ठीक है। अच्छा, टाइटेनियम के बारे में क्या खास बात है? रणनीति धातु, या इसको बोलते हैं बेटा आश्चर्य धातु। समझाता हूं मैं। सबसे पहले तो आश्चर्य धातु क्यों कहते हैं बेटा? टाइटेनियम बहुत हल्की होती है, लेकिन इसकी ताकत स्टेनलेस स्टील के समान होती है। सिंपल बात में बताऊं, अगर बेटा कोई बहुत बड़ा विश्व का सबसे बड़ा पहलवान आए, इस दीवार में एक लात मारे, दीवार टूट जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, भैया वो तो ताकतवर है, कुछ भी कर सकता है यार, ठीक है ना। अब 5 साल का बच्चा है, इतना सा 50 ग्राम, जिसको आप गोद में उठा सकते हो, वो आए, हल्की सी उंगली इस प्रकार से लगाओ, पूरी दीवार गिर जाए भर भरा कर, तो आश्चर्य होगा कि यार इसको तो हम गोद में उठा लेते हैं, ये तो जरा सा पिद्दा सा, इसने इतनी बड़ी दीवार कैसे तोड़ दी। समझ में आया? बस यही बात होती है टाइटेनियम की। टाइटेनियम बेटा बहुत हल्का होता है, भयंकर हल्का, लेकिन मजबूत स्टेनलेस स्टील से ज्यादा, इसलिए इसके बनाए जाते हैं रेसिंग कार, रेसिंग बाइक, हवाई जहाज, इसके अलावा पानी का जहाज। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे हमें मजबूती ज्यादा चाहिए, लेकिन वजन नहीं चाहिए। अब बताओ, इसका उपयोग से हथियार बनाए जाते हैं, बंदूकें बनाई जाती है, तोप में बनाई जाती है, टैंक बनाई जाती है, मिसाइल बनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि इन सब का वजन कम होना चाहिए, लेकिन मजबूती ज्यादा। अब सोल्जर को बेटा 5 किलो की गन दो और 50 किलो की गन दो, तो वो कितनी ताकत? 50 किलो में तो उसकी जान निकलेगी, या 10-20 किलो में उसको बहुत मेहनत से उठा के मारना पड़ेगी। अब 5 किलो की तो फट से उठा के मार देगा, हाँ, जो कुछ भी हो। तो बेटा इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रणनीति धातु, क्योंकि इसका उपयोग बैटलफील्ड में करते हैं। और आश्चर्य धातु इसलिए कहते हैं इसी धातु को, क्योंकि ये बहुत हल्की होती है, लेकिन मजबूती इसकी स्टेनलेस स्टील के समान होती है। इससे बॉल बियरिंग बनाए जाते हैं, सबसे खास, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो घिसते हैं बॉल बियरिंग, बॉल समझते ना, बॉल होती है उसके अंदर, तो वो घिसते नहीं है आसानी से। अगर हल्की फुल्की मेटल होगी तो वो खराब हो जाएगी, पर ये कभी भी खराब नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलिए जी। अच्छा, कई बार ये बोलते हैं भैया, क्वेश्चन देखा है मैंने, Na का लैटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम। क्या होता है? नेट्रियम होता है।
इसके बाद आप आ जाओ सबसे हल्की धातु लिथियम। अरे बिल्कुल, कितनी हल्की, हाँ शाबाश बेटा, सबसे हल्की धातु, इतनी हल्की धातु के पानी पर तैरती है, इसलिए इसको मोम में रखते हैं, मोम वैक्स, मोम के अंदर रखते हैं भैया इसको। सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु, बिल्कुल ठीक, भारी धातु, हाँ बिल्कुल, घनत्व ऑस्मियम। अच्छा हाँ, मतलब घनत्व वाली धातु, भारी मतलब घनत्व। वैसे सबसे हेवी तो यूरेनियम होता है, 238 होता है उसका वजन। सबसे भारी मतलब घनत्व वाली बेटा, हाँ जी, सबसे भारी तो यूरेनियम 238 सबसे भारी वो थी। ये घनत्व समझ लोगे ना, सबसे भारी मतलब घनत्व। अब कारण ये बेटा कि आपको एकदम इतना शार्प क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके एग्जाम में, समझ गया ना, तो कई बार घनत्व को भारी दे देता है, इसलिए मैंने भी लिखवा दिया यूरेनियम। अरे डाउट ही नहीं, 238 वजन होता है उसका, बहुत ज्यादा भारी होती है वो, सबसे भारी। ये घनत्व वाली है, देखो मैं बार बार बता रहा हूं, ये एक्चुअल में भारी है भैया, सचमुच में भारी, यूरेनियम 238। इससे इसलिए रेडियो एक्टिव नहीं होता है बेटा, ये तो पत्थरों में मिलता है। जब भी वो शिवलिंग की जांच वांच की बात कर रहे हैं ना, मुझे हंसी आ रही थी उन लोगों पे, कैसे गंवार थे, बोल रहे थे इसकी कार्बन डेटिंग करो, फिर एक पक्ष ने बोला कि इसमें तो कार्बन ही नहीं होता, तो कार्बन डेटिंग नहीं करेंगे। बोलने वाला भी बेवकूफ, और जो बोल रहे हैं कि कार्बन ही नहीं होता वो भी बेवकूफ, क्योंकि बेटा पत्थरों में कार्बन भले ही नहीं होता है, पर भैया यूरेनियम होता है, इसके लिए भी डेटिंग होती है यूरेनियम की। आप बताओ, मूर्ति देख के लोग ये नहीं बता देते कि 5000 साल पुरानी है, 6000 साल पुरानी है, तो भैया शिवलिंग देख के क्यों नहीं बता सकते? नहीं बता सकते, वो भी तो पत्थर से ही बना है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये पत्थरों में पाया जाता है, इससे पत्थरों की, चट्टानों की आयु का निर्धारण किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग बोलते हैं इसको यूरेनियम डेटिंग बोलते हैं। और जो जिंदा लोग होते हैं ना, उनमें कार्बन होता है तो उसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं। पर भैया डेटिंग दोनों की होती है, पत्थरों की भी होती है, जीवित लाशों की या ऑर्गेनिक मैटर की भी होती है। चलो जी, प्रत्यास्थ इलास्टिक मेटल, टंगस्टन, नहीं वो क्या था, स्टील इलास्टिक, ये सर सोना चांदी नहीं, हाँ प्रत्यास्थ, डक्टाइल नहीं, वो प्रत्यास्थ बोल रहा है, क्वेश्चन अलग है उसका, बताता हूं, 1 मिनट रुको जरा। प्रत्यास्थ में बिल्कुल स्टील हो सकती है भैया, पर अभी रुक जाओ 2 मिनट, मैं सोना बता दूं। सबसे अधिक डक्टाइल, हिंदी में बता रहा हूं, सबसे अधिक तन्यता, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। 2 किलोमीटर, 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। 2 किलोमीटर, सिर्फ 1 ग्राम, इतना तन्य होता है, भयंकर। इसके अलावा चांदी नहीं होती है, चांदी भी कम होती है चांदी बेटा। चलिए जी, इसके बाद सबसे अधिक आघात वर्धनीय, अधिक आघात वर्धनीय मतलब सब, ये भी सोना ही होता है। क्या? नहीं टूटेगा, इतना तन्य है। 1 ग्राम सोना लो से आप 2 किलोमीटर लंबा बिना टूटा हुआ तार बना सकते हो, इतनी अधिक तन्य होता है। अरे तभी तो सोने में इतनी अच्छी वो आती है कास्टिंग, उसमें जो डिजाइन होती है, देखना सोने में सबसे शार्प डिजाइन होती है, जबकि चांदी में इतनी शार्प डिजाइन नहीं होती, क्योंकि चांदी तन्य नहीं है, सोना तन्य भी और आघातवर्धनी है। आघातवर्धनी मतलब चादर, इसकी फैलाकर चादर भी बनाई जा सकती है। चलो जी, सोना चांदी हो गया। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन आता है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, बहुत आईएमपी है। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है और कौन सी धातु है? तो आप मिश्र धातुओं के नाम याद कर लो, लिखवा दिए थे मैंने। पीतल मिश्र धातु, पीतल,
मिश्र धातु, कांसा मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु, टांका धातु मिश्र धातु, सोल्डर मेटल वो सोल्डिंग करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक वाले, कैया से, जस्ता और टिन से, ठीक है ना। तो ये सब होती हैं मिश्र धातु। इसके अलावा आपसे पूछ ले सोना, चांदी, तांबा, तो ये क्या है? धातु है, ये सिर्फ है धातु। बोलो। हाँ भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, 1 नंबर। भैया सिल्वर के बारे में लिखो, सबसे अच्छा सुचालक, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, विद्युत का उत्तम, सर्वोत्तम। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर तांबा और फिर एल्यूमिनियम। और सबसे घटिया कौन? लेड। आपको आएगा नहीं एग्जाम में, लेड सबसे घटिया। शीशा, शीशा लिख लो, शीशा। सोना, सोना भैया कुछ और आई नहीं सब, बिल्कुल ये लिखा ना नीचे, ऐसे डैश कर दिए मैंने सोने के नीचे। शीशा क्या है? सबसे बैड कंडक्टर, बुरा। बता रहा हूँ कुछ ना, गैलेना होता है बेटा पीबीएस, लेड सल्फाइड, इसको बोलते हैं गैलेना। पर शीशा लिख लूं, इसको बोलते हैं बैड कंडक्टर, मतलब सब विद्युत का सबसे खराब या बुरा, वही लिखना पड़ेगा यार। कुचालक, कुचालक नहीं होता सर, चालक होता ही है, चालक होता है, पर इसकी चालकता सबसे कम होती है। और अगर अपन ने कुचालक बोला मतलब वो तो फिर चालन ही नहीं करेगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। विद्युत का सबसे बुरा, बुरा चालक, सबसे बुरा चालक है। हाँ बहुत आईएमपी क्वेश्चन आ गए भैया, इससे आ जाते हैं। आपसे पूछते हैं अर्धचालक या उपचालक या उपधातु, तीनों एक ही नाम है। देखो चालक विद्युत का क्या करेगा? प्रवाह करेगा। कुचालक नहीं करेगा। तो अर्धचालक क्या करेगा? अर्ध मतलब आधा, आधा चालक है, मतलब दोनों के रूप में बताओ, कभी चालक और कभी, ठीक है ना। ये लिख लो यार, ये आप प्लीज पॉइंट लिख लीजिए, एक पॉइंट है लिख लो। लिखो, कल मैंने बता चुका था। बताओ अर्धचालक क्या क्या होते हैं बेटा? नहीं हट, हाँ कार्बन, कल लिखवा चुका था, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। एक मिनट बता रहा हूं। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे हैं? जर्मेनियम, ये अर्धचालक होते बेटा। मतलब क्या होता है, जैसे बाकी धातु होते वैसे ही होते, पर इनकी खास बात, नॉर्मल ताप पर ये होते कुचालक, लेकिन ताप बढ़ा देंगे तो क्या हो जाते? सुचालक, इसलिए इनको अर्धचालक बोलते हैं। और सिलिकॉन की तो चिप बनती है बेटा, याद करो, जितने भी मोबाइल में होती है। चीन ताइवान के पीछे इसीलिए पड़ा है, बिल्कुल दुनिया का सबसे बेहतरीन चिप फॉर्म वो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। हाँ जी क्लियर। अरे गैलेना क्या होता है बेटा? हम जब किसी धातु को प्राप्त करते तो क्या हमें शुद्ध रूप में मिलती है? नहीं, उसके साथ अशुद्धि रहती ना, बस उसको कहते हैं अयस्क। और ये होता है पीबीएस, इसको बोलते हैं गैलेना। लेड धातु जो हमें चाहिए, अब क्यों चाहिए? अरे यार हमें पाइप बनाना है। काय के पाइप बनाना है? पानी के पाइप बनाना है। हमें बैटरी बनाना है। कौन सी बैटरी? आपकी गाड़ियों की। तो भैया हमें शीशा तो चाहिए, पीबी, इसलिए हमें पीबी की जरूरत है। अब आपने धरती से खोदना शुरू करा तो आपको कभी भी पीबी अकेला नहीं मिलेगा, उसके साथ आपको एस भी मिलेगा, दोनों चिपके हुए होते हैं। सल्फर, ये होता है लेड सल्फाइड, इसका नाम होता है गैलेना, इसको कहते हैं अयस्क। फिर हम प्रक्रियाएं लगाते हैं, सल्फर को अलग करते हैं और लेड को अलग करते हैं। समझ में आया? हम धरती से किसी भी चीज को खोदते हैं तो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में तो सोना ही मिलता है बेटा। क्या लेड निकलता है? क्या होता है? यही तो बता रहा हूं रे भाई, इससे बैटरी बनती है गाड़ी की, ऑटोमोबाइल। इसके अलावा नगर पालिका से जो नल आता है ना बेटा,
पाइप होता है, तो वो पाइप जो बड़ा सा होता है ना, वो लेड का ही बनता है। आप बताओ लोहे का होगा क्या वो? अबे लोहे का होगा तो जंग नहीं लग जाएगा उसमें। तो नगर पालिका के पास एक ही काम, ये पाइप ही बदलते रहो। पर ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। ये सबसे घटिया धातु होती है, मतलब ये खराब नहीं होती है, इसलिए इसी धातु का पानी का पाइप बना देती गवर्नमेंट। समझ में आया? अब हमें आपको लेड चाहिए तो लेड अकेला नहीं मिलता, वो किसके साथ मिलता है? पीबीएस के रूप में। इसका नाम होता है गैलेना, और ये होता है अयस्क। अयस्क वे खनिज पदार्थ होते हैं जिससे धातु लाभ पूर्वक प्राप्त की जा सके। चलिए जी, ये हटा देंगे तो लेड बन जाएगा। हाँ ये हटा देंगे तो लेड बन जाएगा बस। सर गैसों में वो गैस बनती है क्या? सुनो सुनो, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनो। आजकल बहुत बहुत सारी गैसें हो गई हैं। सबसे पहले तो आपको अक्रिय गैस याद होना चाहिए, तो इसकी ट्रिक होती है हे, चलो यहां बता देता हूं मैं, हे नी आगर कर जीरो रन। इसकी ट्रिक है हे नी आगर, अजीत आगरकर की बात कर रहा हूं मैं, आगर कर जीरो रन। मतलब इसका है हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। क्या है? फिर से सुनो, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये अक्रिय गैसें हैं। ये गैसें कभी भी किसी से क्रिया नहीं करती हैं। और कौन सी गैस पूछी थी बेटा? एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी। सुनिए, एलपीजी इसका फुल फॉर्म पूछते हैं। हाँ आप बताओ बेटा क्या है? गलत है। और कोई बता रहा है? एलपीजी का फुल फॉर्म? हाँ आप यही पढ़ोगे, ये गलत है। लिक्विड नहीं है भाई, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में आप लोग कहीं, अरे आप क्या, मैंने खुद ने देखा है, गलत है ये। आपके बुक्स में लिखा है द्रव पेट्रोलियम गैस, द्रव नहीं, द्रवभूत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड, लिक्विड नहीं। पता है लिक्विड का क्या मतलब? पानी लिक्विड होता है, तो क्या वो गैस ऐसी होती है? वो तो गैस ऐसी थोड़ी हो सकती है, वो तो दबा दबा के उसको लिक्विड में बदल देते हैं। इसका फुल फॉर्म बहुत आईएमपी है बेटा, इसको बोलते हैं द्रवभूत, द्रवभूत पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम, द्रवभूत पेट्रोलियम गैस। या इंग्लिश में देखो सबसे बढ़िया लिक्विफाइड, लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा जी, इस एलपीजी का फुल फॉर्म होता है आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन इसका मुख्य अवयव होता है आइसोब्यूटेन। एक होता है सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड हिंदी में बोलते हैं, याद है किसी को हिंदी में? संपीड़ित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस वो तो आप कर ही लोगे, आई होप सो। सीएनजी, अच्छा सीएनजी का मुख्य अवयव पूछते हैं, CH4, मीथेन होता है भैया। हाँ बिल्कुल, गाड़ियों में यूज करते हैं। हाँ ब्यूटेन एलपीजी में रहेगा, मीथेन सीएनजी में रहेगा। और इसको बोलते हैं नेचुरल गैस। बस उस नेचुरल गैस को हम दबा देते हैं तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या? हाँ एलपीजी, जो सुनो सुनो सुनो, आपने गैस सिलेंडर खरीदा बेटा, देखो ध्यान से, ना 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 ना, गंध अलग चीज होती है बेटे, गंध, अरे रुक जा रे, रुक जा, रुक जा जरा। ये है आपकी गैस सिलेंडर। बेटा गैस सिलेंडर बहुत मोटा होता है, क्योंकि इसके अंदर गैस को दबा दबा के भरते हैं। मान लो ये भर दी,
अब आपको ये गैस सिलेंडर हिलाओगे तो आपको लगेगा द्रव भरा हुआ है, पर एक्चुअल में क्या है, ये गैस। कौन सी गैस है? एलपीजी। इसका जो मुख्य अवयव होता है ना, इसका मुख्य अवयव होता है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, समझ में आया? जो घरों में सिलेंडर यूज करते हैं उसमें गैस होती है, गैस का नाम होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवभूत पेट्रोलियम गैस। एक्चुअल में ये गैस होती है, पर दबा दबा के इसको द्रव में बदल देते हैं, और इसीलिए बहुत अधिक दबाव सहन कर पाए दीवारें, इसीलिए सिलेंडर हमेशा मोटे होते हैं। हाँ, इसमें बेसिकली आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन का मिक्सचर भरा होता है। प्रोपेन भी रहता है बेटा, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इनका मिक्सचर रहता है, मिश्रण रहता है। ये प्योर गैस कोई भी नहीं, प्योर गैस तो यहाँ होती है, ये एकदम प्योर होती है CH4, बिल्कुल। पर इसमें भी थोड़े थोड़े मिक्सचर होते हैं बेटा, ये भी 94% प्योर होती है, ये भी 94% होती है। इसमें भी दूसरी गैसें आ जाती हैं, है ना, इसमें ईथेन आ जाएगी, थोड़ी मात्रा में प्रोपेन आ जाती है। पर आपको ऐसा कभी नहीं पूछता, आपसे पूछते मुख्य अवयव, मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, बस। तो इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है CH4 और इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है आइसोब्यूटेन, या आप लोगों के लिए सिर्फ ब्यूटेन, आप लोगों के लिए सिर्फ ब्यूटेन। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, इन सबका अपना एक मतलब होता है। हीलियम मतलब होता है सूरज, न्यूऑन मतलब होता है नया, एर्गॉन मतलब होता है आलसी, क्रिप्टॉन मतलब होता है हिडन, हिडन, छुपा हुआ, जेनॉन मतलब होता है अजनबी, और रेडॉन का मुझे ध्यान नहीं है, रेडॉन का अच्छी याद दिलाई भैया। रेडॉन को कैंसर के उपचार में उपयोग करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। रेडॉन का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं, अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उसका उपचार करने के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं? रेडॉन। आज ये एलपीजी हो गई, सीएनजी हो गई, वही नेचुरल गैस। पीएनजी होती है पाइप्ड नेचुरल गैस, आपको कभी नहीं आएगा ये, क्योंकि ये गैस अभी अभी चल रही है। जो फ्रीऑन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, शाबाश। फ्रीऑन, बिल्कुल आपने ठीक कहा भाई, रुक तो जाओ। फ्रीऑन, CCl2F2, पहले ये सुन लो भाई मेरे, ध्यान रखना। फ्रीऑन गैस का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में और एसी में, रेफ्रिजरेटर और एसी, एयर कंडीशनर्स, जितने भी एयर कंडीशनर्स होते हैं सब में कौन सी गैस भर्ती होती है? फ्रीऑन। कुछ पूछना भैया? पूछो ना। संपीड़ित पेट्रोलियम गैस नहीं, प्राकृतिक, प्राकृतिक नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक, सॉरी यार जगह कम पड़ची यार, अब मिटा दो सर। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, हाँ जी। अब फ्रीऑन का सुन लीजिए प्लीज एक बार। फ्रीऑन जो गैस है ना, इसका उपयोग एसी और रेफ्रिजरेटर्स में करते हैं। आपने देखा होगा बेटा, जब एसी चालू करते हैं तो कमरा चारों तरफ से बंद कर देते हैं, कार चारों तरफ से बंद कर देते हैं। इस गैस की एक खास बात होती है, ना तो ये आग लगती है, ना हमारे बॉडी को किसी प्रकार से प्रभावित करती है, और ना ही हमारे शरीर के अंदर घुलती है। ये हमारे शरीर के अंदर जाती है सांसों के द्वारा और ऐसी कैसी बाहर आ जाती है, इसलिए हमें कोई नुकसान नहीं है। पर ये ओजोन में छेद कर देती है। पर अब जब आपने कभी तो कार खोलोगे, कभी तो कमरा खोलोगे, तो गैस बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकल जाएगी तो ओजोन परत में क्या कर देगी? छेद, इसलिए ये प्रतिबंधित है। हाँ, अमोनिया गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटर में करते हैं आजकल, इसलिए करते हैं क्योंकि वो तापमान को क्या करके रखता है? कम, कम तापमान को क्या कर देती है अमोनिया गैस भी? कम। वो एक कमरे के तापमान पर कमरा बंद करके फ्रिज का दरवाजा खोल देते हैं तो कमरा गर्म हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ना, गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन फिजिक्स का, फिजिक्स वाले सर से पूछना बेटा, वो ज्यादा बेहतर समझाएंगे। आता तो मुझे भी है नहीं, पर वो मुझसे ज्यादा बेहतर समझाएंगे। इसका कारण होता है वर्क डन, मोटर को काम करना पड़ता है, जिससे वो हीट ज्यादा जनरेट करती है। देखो, जब आपको ज्यादा दौड़ना होगा तो बेटा आपके शरीर का तापमान ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप काम ज्यादा कर रहे हैं। अब आपने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया, फ्रिज को तो जितना एरिया मिलेगा उसको लगेगा मुझे तो यही ठंडा करना है, समझ में आया ना, तो उसकी मोटर पे लोड पड़ेगा। इसीलिए जब आप फ्रिज खरीदते हो तो आपको सेल्समैन बताता है कि भैया इसमें गर्म चीजें मत रखना। अगर आपको अपने घर का फ्रिज खराब करना हो ना, तो दूध उबालो,
और फट से फ्रीजर के अंदर बंद करके रख दो, गैस वो आपका फ्रिज जल्दी खराब होगा, क्योंकि मोटर पे लोड ज्यादा आने लगेगा, क्योंकि उसका काम है ठंडा रखना, और अंदर तो बहुत भयंकर उबलता हुआ दूध है, तो उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए हीट ज्यादा जनरेट होती है। आजकल फ्रिज में अमोनिया है। हाँ, अमोनिया गैस भरते हैं, अमोनिया भी करते हैं। चलो जी, हाँ, एलपीजी गैस का पता, मतलब लीकेज का पता नहीं कि कौन सी गैस। मरकैप्टेन यूज करते हैं। शाबाश, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बिल्कुल जुबान पर था मेरी। मरकैप्टेन यूज करते हैं। अब ये मरकैप्टेन क्या होता है बेटा? मरकैप्टेन होते हैं सल्फर के कंपाउंड। इसमें एलपीजी में भैया कोई स्मेल नहीं होती है। अगर खुला छूट भी गया ना तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि एलपीजी गैस है, तो गैस में कांड हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने या जो वैज्ञानिक लोग हैं इसके अंदर थोड़ा सा मिलाते हैं मरकैप्टेंस। मरकैप्टेंस बदबूदार सल्फर के यौगिक होते हैं, इनकी बहुत बुरी बदबू आती है और ये मिला देते हैं। अब अगर गैस आपका लीक हो गया ना तो आपको एलपीजी की तो स्मेल नहीं आएगी, पर मरकैप्टेन की स्मेल आ जाएगी। सल्फर के यौगिक होते हैं, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि गैस क्या हो रही है, लीक। वो आदमी प्रिकॉशन ले सकता है। मरकैप्टेंस सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं बेटा, ये मरकैप्टेन सल्फर के कंपाउंड्स। हाँ, अरे बिल्कुल लिख देते हैं भैया। हाँ लिखो, एलपीजी का लीकेज पता कर, रिसाव हिंदी में रिसाव बोलते हैं। एलपीजी का रिसाव करने के लिए, एलपीजी के रिसाव का पता करने के लिए, एलपीजी के रिसाव का पता करने के लिए उसमें सल्फर के यौगिक मिलाए जाते हैं। एलपीजी का रिसाव का पता करने के लिए उसमें सल्फर के यौगिक मिलाए जाते हैं, जिन्हें मरकैप्टन कहते हैं। मरकैप्टन कहते हैं, इन्हें मरकैप्टेंस कहते हैं। सल्फर के यौगिक होते हैं थायो कंपाउंड्स। थायो मतलब सल्फर। सल्फर में सबसे ज्यादा बुरी बदबू आती है बेटा, बहुत बुरी बदबू आती है सल्फर में, जल्दी आती है, इसलिए सल्फर के मिलाए जाते हैं। लाइटरों में प्रोपेन, ब्यूटेन। ना, लाइटरों में कोई गैस नहीं भरी जाती है। अच्छा, कौन से लाइटर की बात कर रहे हैं पहले वो बताओ ना जी। ऐसे कैसे? किसी भी लाइटर, सिगरेट लाइटर अलग होता है, गैस लाइटर अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक लाइटर अलग होता है, सब। तो क्रिस्टल का जो गैस लाइटर आता है, समझ गए ना, उसमें होती है मिश मेटल, पायोफोरिक। तो अभी 2 मिनट पहले बताया था हमने। जो सिगरेट के होते हैं उसमें तो यही ब्यूटेन भर देते हैं यार, एलपीजी भर देते हैं उसमें तो, ठीक है ना। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उसमें तो चिंगारियां होती है बेटा। आपने देखा होगा ना, आपके घर में भी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं ना, लाइटर गैस जलाने के इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, कोई गैस नहीं होती बेटा उसमें। आप देखना, कभी गैस भराती ही नहीं है। गैस लाइटर का प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं, लेबोरेटरी में उपयोग करते हैं गैस, तो उसके अंदर फिर यही गैस भरी जाती है, एलपीजी। और कोई भरता भी नहीं है यार अब तो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो एसी से निकलती, इसको ही कहते हैं सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ, आपने बहुत अच्छा करा सर, पूछ लिया। ध्यान रखना भैया, सीएफसी या कहा फ्रियोन, नीचे लिखना था मुझे, ये फ्रियोन, सीएफसी इसका ही नाम है। देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखो क्लोरो का ये रहा, फ्लोरो और ये कार्बन। क्लोरीन है इसलिए क्लोरो, फ्लोरीन इसलिए फ्लोरो, और सी मतलब कार्बन इसलिए कार्बन। तो फ्रियोन को ही फ्रियोन भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी कहते हैं, और सीएफसी भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन शॉर्टकट है ये। एक्चुअल में नाम क्या है? फ्रियोन। फॉर्मूला क्या होता है? CCl2F2। समझ में आया सबको? इसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, हम बनाते हैं इसे, इसलिए बनाते हैं ताकि बेचकर थोड़ा पैसा कमाया जा सके। एसी में भरते हम, तो हमने तो पैसा कमा लिया, पर बेटा ओजोन परत का नुकसान हो जाता है, तो इस पे प्रतिबंध है, बिल्कुल बैंड है ये। और डीडीटी भी बैंड है, ध्यान रखना। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये भी बैंड है, इस पे प्रतिबंध लगा हुआ है।
आप इसको यूज नहीं कर सकते और आजकल इसका यूज करते भी नहीं है बेटा। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन गाड़ियों में जो ये निकलती है गैस, गाड़ियों में कौन सी गैस निकलती है? मोनो निकलता है कार्बन नहीं जी, साइलेंसर से नहीं, सुनो ध्यान से बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलती है, पर क्या होता है कुछ मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलती है। ध्यान रखना, जब आपका साइलेंसर काला होता है ना, या आपका प्लग काला हो रहा है, आप समझ जाते हो पेट्रोल एवरेज नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पूरी तरह नहीं जल पाता, और जब पेट्रोल पूरी तरह नहीं जलेगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यंत जहरीली होती है। अब जब आप गैस का पूरा उपयोग कर रहे हो, मतलब पेट्रोल पूरी तरह जल रहा है, फिर भी थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता ही है बेटा, बिल्कुल बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल पेट्रोल जलाएंगे तो बनता है, गाड़ियों में कार्बन सब गाड़ियों में से बनता है, बिल्कुल गाड़ी कोई सी भी हो, और पेट्रोल आप कोई सा भी जलाओ, ठीक है ना। अगर पेट्रोल का पूरी तरह नहीं जलेगा तो वो हमेशा क्या निकालेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो इको फ्रेंडली गाड़ियां होती हैं, जो इको फ्रेंडली होती है, देखना उसमें हम जलाते हैं नेचुरल गैस, उसमें सीएनजी डलवाते हैं। सीएनजी जो है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। सीएनजी गाड़ियां जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं, क्योंकि मीथेन बहुत जल्दी से बहुत फुर्ती से जलता है। समझ में आया कि सिर्फ मुझे ही आया? सिंपल बात बताऊं, आपको ये एक अकेला पेपर जलाना है, ठीक है ना, और 10, 20, 50 पेपर जलाना है, आसानी से कौन सा जल जाएगा? एक पेपर आसानी से जल जाएगा। इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है? कम। किसमें? CH4 में। इसलिए ये जल्दी से जलता है और बहुत अच्छा जलता है, और कोई हानिकारक उत्पाद पैदा नहीं करता। जबकि इसके अलावा जो आप पेट्रोल जलाते हो बेटा, उसका फॉर्मूला होता है, यहां लिख देता हूं मैं, समझ में किसी को नहीं आएगा, सिर्फ देख लो बस। ये होता है 92%, और इसके साथ एक और चीज होती है, ये पेट्रोल का है बेटा, इसको बोलते हैं NF10। इन दोनों से मिलके पेट्रोल बनता है। अब आप बताओ, आपको यहां सिर्फ एक कार्बन जलाना है तो आपको कम ऑक्सीजन चाहिए, यहां तो कार्बनों की लंबी श्रृंखला है, तो कितना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और इतना ज्यादा ऑक्सीजन देना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए वो पूरी तरह नहीं जलता है। और ये अगर पूरी तरह नहीं जला तो कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल पक्की बात है निकालेगा। समझ में आया? इसलिए प्रदूषण करती है हमारी गाड़ियां। कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालती है जैसे नॉर्मल गाड़ी, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बेटा, दिमाग लगाओ, अगर सारी गाड़ियां कार्बन मोनोऑक्साइड निकालने लगे ना तो 6 घंटे में धरती खत्म हो जाए, इंसान का नामो निशान मिट जाए। क्योंकि अगर इतनी गाड़ियां चलती, अगर इतना कार्बन मोनोऑक्साइड निकला तो कहां जाएगा? लंग्स में, और खून है ना हमारा, सारा फटके पानी हो जाएगा, कितनी देर जिंदा रह पाएंगे? तो ये बात सही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें निकालती है, पर भैया इतना भी नहीं निकालती है यार, पर हाँ जितना भी निकालती है वो अच्छा खासा हानिकारक होता है। इसलिए गवर्नमेंट कभी 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं देती है। क्यों? क्योंकि 10 साल में गाड़ी की लगभग जान निकल चुकी होती है गवर्नमेंट के हिसाब से, फिर वो धुआं छोड़ना शुरू करती है। इसलिए सारे व्हीकल एक्ट लगाए गए हैं, इसीलिए पॉल्यूशन यूनिट कंट्रोल होती है ना, PUC आपने देखा होगा, वो पॉल्यूशन को चेक करती रहती है, यही कारण है। बायोगैस है ना, CH2। बिल्कुल बायोगैस है। बायोगैस वो गैस होती है जो जीवों द्वारा उत्पन्न होती है, और इसको पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं मीथेनोजन। ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए जंगल में क्या लग जाती है? आग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गोबर गैस यही है, बिल्कुल गांव में। क्लियर है? केमिस्ट्री तो पूरा कहीं से कुछ भी नहीं बचा सर अब। हाँ जी, तो केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे किस किस पे? गैसों पे आधारित आते हैं, फॉर्मूले पे आधारित आते हैं, इसके अलावा कंपाउंड्स पूछे जाते हैं, यौगिक, इसके बाद धातुओं के बारे में बहुत पूछा जाता है, मिश्र धातु के बारे में पूछा जाता है, और ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है गैसेस के ऊपर, ये सारे कंप्लीट हो गए।
इतना कर लेंगे आप तो काफी अच्छा कंप्लीट हो जाएगा आपका कवर। सो केमिस्ट्री इज ओवर हियर, केमिस्ट्री खत्म होती है। हैव फन।